दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। हमने अब तक पिछले क्लास में भारत के भौतिक विभाजन के तहत हिमालय को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा था। उसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए हम पढ़ेंगे भारत का उत्तरी विशाल मैदान। मैदान जो कि नदियों द्वारा निर्मित होते हैं, मैं लिख देता हूँ कि ये मैदान नदियों द्वारा निर्मित होते हैं। भारत का उत्तरी विशाल मैदान भी इन्हीं नदियों से बना है। नदियाँ कहाँ से आई? हमने पिछली क्लास में हिमालय की उत्पत्ति पढ़ी थी, जो कि 33 सागर के स्थान पर अवस्थित हो गया था। इसी हिमालय से कालांतर में नदियों का निर्माण हुआ। वो नदियाँ थी सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये भारत की सबसे विशाल नदियों में से एक है। इन तीनों नदियों के अवसादों से कालांतर में जलोढ़ मृदा का निक्षेपण हुआ और उसी जलोढ़ मृदा से निर्माण होता है मैदान का, जो भारत का उत्तरी विशाल मैदान के नाम से जाना जाता है। ये मैदान इतिहास के एक लंबे कालखंड से निवास स्थान के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं। ये आज भी विश्व की घनी आबादी अपने अंदर समेटे हुए हैं, क्योंकि ये मैदान सर्वाधिक उपजाऊ स्थानों में से एक है। उपजाऊ स्थान रखते हैं क्योंकि यहाँ पर मृदा पाई जाती है, जलोढ़ मृदा, जो कि सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। चलिए दोस्तों, हम भारत का उत्तरी विशाल मैदान को आगे पढ़ते हैं। उससे पहले हम जान लेते हैं कि उस उत्तरी विशाल मैदान की इतिहास में क्या विशेषता रही है। ये उत्तरी विशाल मैदान हमेशा, मैंने पहले ही कहा, कि इंसानों के रहने के पसंदीदा स्थान रहे हैं। तो इस उत्तरी विशाल मैदान के अंदर उपजाऊपन के कारण अनेक साम्राज्य पनपे, जिसके अंदर पाट, मगध, मौर्य, छेदी, अवंती, कुरु, पांचाल आदि बड़े बड़े साम्राज्य थे। आदि बड़े साम्राज्य पनपे और गुप्त साम्राज्य भी इसी उत्तरी मैदान के अंतर्गत पनपा। गुप्त साम्राज्य जो पूरा का पूरा मौर्य साम्राज्य के स्थान पर पनपा था, उनके पनपने का कारण, उनके सर्वाधिक शक्तिशाली होने का कारण भी यही था कि वो एक उपजाऊ मैदान पे अपना वर्चस्व रखते थे। चलिए आगे पढ़ते हैं कि भारत का उत्तरी विशाल मैदान किन किन राज्यों में फैला है। देखिएगा ध्यान से दोस्तों, भारत का उत्तरी विशाल मैदान गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम राज्यों में फैला है। मैं इन राज्यों के नाम लिख देता हूँ ताकि ध्यान रहेगा। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम। ये इस प्रकार से राज्य हैं जिनमें उत्तरी विशाल मैदान फैला हुआ है। आइए देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं। देखिएगा ध्यान से दोस्तों, इस विशाल मैदान के अंतर्गत प्रमुख 3 नदियाँ हैं। पहली सिंधु, दूसरी गंगा और तीसरी ब्रह्मपुत्र। और उनकी अनेक सहायक नदियाँ हैं जो इस उत्तरी विशाल मैदान को सिंचित करती है और उपजाऊ बनाती हैं। सिंधु नदी जो कि तिब्बत के पठार से निकलती है और लद्दाख और जम्मू में बहती हुई, पाकिस्तान में बहती हुई अरब सागर में गिर जाती है। अगली नदी है बड़ी इंपॉर्टेंट, गंगा नदी, जो कि गंगोत्री से उद्गमित होती है और भारत के मध्य से होकर बहती हुई, उत्तरी भाग में बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी जो कि तिब्बत के पठार में समानांतर बहती है हिमालय के, जो कि यारलुंग सांगपो नदी के नाम से जानी जाती है। और फिर दिहांग दर्रे से, याद कीजिएगा हमने दिहांग दर्रा पढ़ा था, दिहांग दर्रे से ये भारत पे प्रवेश करती है और ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। इसका गौज काफ़ी चौड़ा होता है, जिसके कारण ये अपने रास्ते में बहुत सारे नदी द्वीपों का निर्माण भी करती है। आगे पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है और आखिरकार ये गंगा नदी के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो इस प्रकार से ये तीनों बड़ी इंपॉर्टेंट नदियां हैं और इनकी सहायक नदियां मिल करके गंगा के विशाल मैदान को पोषित करते हैं। तो दोस्तों आइए आगे देखते हैं कि इस उत्तरी विशाल मैदान की विशेषताएं क्या क्या है। हम यहीं पे लिख देंगे इसको कि इस उत्तरी विशाल मैदान की कुल लंबाई 3200 किलोमीटर है। 3200 किलोमीटर। इसका विस्तार की बात की जाए
तो इसका विस्तार शिवालिक के दक्षिण में, शिवालिक हमने पढ़ा था जो कि हिमालय के दक्षिण में था, हिमालय का सबसे निचला पहाड़। तो उत्तरी विशाल मैदान शिवालिक के दक्षिण में हो जाएगा, पूर्व से पश्चिम दिशा में फैला हुआ, पूर्व से पश्चिम में। तो इस प्रकार से ये दोस्तों अपनी स्थिति रखता है। अगर बात की जाए इसकी चौड़ाई की, तो इसकी चौड़ाई हो जाएगी 150 से लेकर के 300 किलोमीटर तक। चौड़ाई 150 किलोमीटर से 300 किलोमीटर। दोस्तों अगर बात की जाए कि इसके उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम में कौन कौन सी स्थलाकृतियां अवस्थित हैं, तो उनको भी एक नज़र से देख लेते हैं। उत्तर में हम जानते ही है कि शिवालिक अपनी स्थिति रखता है, बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं कि शिवालिक मैदान के पूर्व में पूर्वांचल की पहाड़ियाँ स्थित है। हमने पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भी अच्छे से पढ़ी है, पूर्वांचल पहाड़ियाँ। मैदान के दक्षिण में स्थित है दक्कन का पठार, आगे हमारा जस्ट टॉपिक यही रहेगा। और पश्चिम में स्थित है थार का मरुस्थल। तो इस प्रकार से ये दोस्तों उत्तरी विशाल मैदान चारों ओर से अलग अलग स्थलाकृतियों से घिरा हुआ है। एक और इसके पहाड़ है, दूसरी ओर पहाड़ियाँ, दक्कन का पठार है, तो वही पश्चिम में मरुस्थल अवस्थित रखता है। आगे हम देखते हैं कि उत्तरी विशाल मैदान को अलग अलग भागों में किस प्रकार से बांटा गया है। तो दोस्तों उत्तरी विशाल मैदान को मुख्यतः 5 भागों में बांटा गया है। उपक्षेत्रों की अगर बात की जाए तो इसके उपक्षेत्र 5 है। कौन कौन से हैं उनको एक नज़र से देखते हैं। पहला है भाबर, दूसरा तराई, तीसरा बांगर, चौथा खादर और 5वां और आखिर है डेल्टा। तो इस प्रकार से ये दोस्तों इसके 5 उपक्षेत्र हैं स्थलाकृति के आधार पे। ये उपक्षेत्र किसके आधार पे है? स्थलाकृति के आधार पे। लिख देता हूं, स्थलाकृति के आधार पे। तो आइए दोस्तों इनको एक एक करके आगे विस्तार से पढ़ते हैं। तो पहला टॉपिक रहेगा हमारा भाबर। तो दोस्तों भाबर के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। पहला टॉपिक हो जाता है हमारा भाबर। भाबर शिवालिक के दक्षिण में स्थित है। शिवालिक के दक्षिण में पूर्व से पश्चिम की ओर फैला हुआ है। इसकी चौड़ाई की बात की जाए तो चौड़ाई हो जाएगी इसकी 8 से 16 किलोमीटर। यहाँ पर कौन कौन सी स्थलाकृतियां देखने को मिलेगी? तो यहाँ पर प्रमुख स्थलाकृतियां देखने को मिलेगी जलोढ़ शंकु व पंख। क्या होते हैं जलोढ़ शंकु और पंख, उनको देखते हैं। एक बार देखिएगा, जब नदियाँ पर्वत से नीचे की ओर उतरती हैं, तो जैसे कि ये पर्वत हो गया हमारा, तो नदियाँ जब यहाँ पर्वत से नीचे की ओर बड़ी तेजी से उतरती हैं तो इसके साथ में बहुत सारे पत्थर लुढ़कते हैं। इस प्रकार से पत्थर इसके साथ में आएंगे लुढ़कते हुए। ये पत्थर लुढ़कते हुए जब नदी पर्वत के एकदम निचले भाग में बैठ जाते हैं तो इस प्रकार से ये त्रिकोणात्मक संरचना बनाते हैं। इसी को कहते हैं जलोढ़ शंकु। ठीक है दोस्तों, जब नदी इन पत्थरों के नीचे से होकर बहती है, क्योंकि पत्थरों के बीच में गैप ज़्यादा होता है, तो नदी इन पत्थरों के बीच से होकर बहने लगती है और नदी बिल्कुल से अदृश्य हो जाती है। और इसी अदृश्य हो जाने के कारण ये नदियाँ दिखती नहीं है। आगे जाके जहाँ से ये निकलेगी वो क्षेत्र तराई कहलाएगा। तो अदृश्य होने का कारण क्या?
जो जलोढ़ शंकु थे उनके नीचे से होकर नदी बहती है। जलोढ़ शंकु क्या थे? बड़े बड़े पत्थर जो लुढ़कते हुए नदी के साथ आए थे, वो पहाड़ के नीचे में बैठ जाते हैं। तो ये थे हमारे जलोढ़ शंकु। यहाँ पे नदी अदृश्य हो जाती है, नदी अदृश्य हो जाती है या लुप्त हो जाती है। पुनः का दिखेगी तराई में। आगे हमारा जस्ट टॉपिक रहेगा तराई। तो ये था हमारा भाबर, दूसरा हो जाएगा तराई। तराई क्या है? भाबर के दक्षिण में, भाबर के दक्षिण में। चौड़ाई की बात की जाए तो इसकी चौड़ाई हो जाएगी 15 से 30 किलोमीटर। अब दोस्तों क्या होता है कि जैसे जैसे नदी आगे बढ़ती है तो पत्थरों का साइज छोटा हो जाता है और नदी उन पत्थरों के ऊपर से होकर बहने लगती है। और जब ऊपर से होकर बहने लगती है तो नदी वापस से दिखने लगती है, दृश्य हो जाती है वापस से। और जब दिखने लगती है तो वही क्षेत्र क्या कहलाता है? तराई। जहाँ विलुप्त हो गई थी वो क्या हो गया था? भाबर। इनको वापस आराम से चित्र बना के देखेंगे, लेकिन एक बार अच्छे से ऐसे ही देख लीजिए। ये क्षेत्र दलदली क्षेत्र होता है। दलदली क्यों? क्योंकि पत्थरों का आकार घट गया, पानी की मात्रा बढ़ गई, तो इस कारण से ये क्षेत्र क्या हो गया? दलदली। यहाँ पर सघन वन पाए जाते हैं। आजादी के बाद इन सघन वनों का अत्यधिक दोहन हुआ और इस पूरी जमीन को कृषि क्षेत्र में बदल दिया गया। और यहाँ पर प्रमुख रूप से गन्ना, चावल, गेहूं और मक्का बोया जाता है। ओके दोस्तों, एक बार देख लेते हैं हमारा भाबर और तराई वापस से। मैं वापस से बता देता हूँ भाबर क्या है, तराई क्या है। जैसे कि पर्वत हो गया हमारा। जब इस पर्वत से नदी बड़ी तेजी से नीचे की ओर उतरती है तो उतरते समय अपने साथ बहुत सारे पत्थर लेके उतरती है, बड़े बड़े पत्थर। उन पत्थरों को पर्वत के एकदम निचले कोने में डाल देती है, जो कि जलोढ़ शंकु कहलाते हैं। ये दोस्तों कहलाएंगे जलोढ़ शंकु। पत्थरों के बीच में ज्यादा गैप होने के कारण नदी इन पत्थरों के बीच से होकर बहती है। तो इस कारण से नदी अदृश्य हो जाती है। यहाँ पर नदी अदृश्य हो जाएगी और ये क्षेत्र कहलाएगा भाबर। हम ब्लैक पेन से लिख देते हैं भाबर। अब नदी जब अपने रास्ते में आगे बढ़ेगी तो इन पत्थरों का साइज छोटा होता जाएगा। जब छोटा होता जाएगा तो बिल्कुल बारीक पत्थर हो जाएंगे और उन पत्थरों के ऊपर से होकर नदी बहेगी और ये क्षेत्र हो जाएगा दलदली। नदी पुनः दृश्यमान होने लगेगी। और जब नदी पुनः दृश्यमान होने लगेगी तो वह स्थान क्या कहलाएगा? तराई। इस प्रकार से हमारे दो स्थान हो गए, भाबर और तराई। अगला स्थान पढ़ते हैं हम भाबर तो हमने पढ़ लिया ना, बांगर। अगला स्थान हो जाएगा बांगर। तीसरा स्थान है बांगर। बांगर क्या है दोस्तों? बेसिकली ये ऊपरी जलोढ़ क्षेत्र है। क्या होते हैं ऊपरी जलोढ़ क्षेत्र? वो बताता हूं मैं भी। ऊपरी जलोढ़ क्षेत्र, नदी जिस इलाके से बहती है, जैसे कि मान लीजिए ये जमीन थी और ये जमीन के इस तरह से होकर के नदी बहती है। ये नदी के बहने का रास्ता है और ये पूरी की पूरी जमीन है। जब ये नदी आगे की ओर बहती है तो कभी कभार बाढ़ आने के कारण ये नदी अपना क्षेत्र छोड़ करके ऊपर की ओर आ जाती है। ऊपर की ओर जब आती है तो अपने साथ में बहुत सारे जलोढ़ का निक्षेपण करती है। इस क्षेत्र में जब जलोढ़ का निक्षेप होता है तो ये कहलाते हैं जलोढ़ क्षेत्र। लेकिन हर साल तो ये संभव नहीं है कि बाढ़ आए और जलोढ़ का निक्षेपण उस क्षेत्र तक पूरा होने लगे।
जब हर साल इस वाले क्षेत्र में ये जो पर्टिकुलर ऊपरी इलाका है जहाँ पे जलोढ़ का निक्षेपण हर साल नहीं हो पाता है, तो उसको कहते हैं बांगर। ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको कि पुरानी जलोढ़, ताकि अच्छे से समझ आएगा। पुरानी जलोढ़। दोस्तों समझ में आई बात, बांगर क्यों बना? क्योंकि जलोढ़ का निक्षेपण हर साल नहीं हो पा रहा है। बाढ़ का पानी आ भी रहा है लेकिन हर साल उतना नहीं आ पा रहा है जितना एक बार गया था, लगभग 100 साल पहले, 200 साल पहले। तो उस समय या जलोढ़ का निक्षेपण हुआ होगा, लेकिन बार बार नहीं हो पा रहा है, तो वो पुरानी जलोढ़ हो जाएगी।